नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। अभी तक हमने जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि के बारे में अध्ययन किया है। आज हम इस अध्याय का लास्ट टॉपिक जनसंख्या संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, जनसंख्या संगठन के अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है, यह बात हम आज जानेंगे। जनसंख्या संगठन की परिभाषा क्या है? जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है। इसके अंतर्गत आयु लिंग विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जाति, धर्म, भाषा, वैवाहिक स्थिति आदि का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या संगठन है जो जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है। इसके अंतर्गत आयु व लिंग का विश्लेषण किया जाता है। निवास का स्थान ग्रामीण है या नगरीय है। मानव जातीय लक्षण जैसे काले, गोरे, जैसे नासिका कैसी है, चपटी है, लंबी है, ऊंची है आदि का अध्ययन किया जाता है। जनजातियाँ जैसे बोडो है, संथाली है, भील है, बकरवाल, गद्दी आदि जनजातियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। वैवाहिक स्थिति, फिर साक्षरता, लिटरेसी और शिक्षा के बारे में, व्यावसायिक संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है। इनकी विशेषताओं के बारे में जाना जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, किसके? जनसंख्या संगठन के अंतर्गत। इसलिए जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है। इसके अंतर्गत आयु व लिंग विश्लेषण किया जाता है। निवास का स्थान है, वैवाहिक स्थिति है, मानव जातीय लक्षण है और भाषा है, धर्म है, व्यावसायिक विशेषताएं हैं आदि का अध्ययन किया जाता है। अब हम ग्रामीण नगरीय संगठन है उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। भारत गांवों में बसता है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? गांवों में रहती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,867 गांव है भारत के अंतर्गत। ग्रामीण जनसंख्या का जो वितरण है वो भी असमान है। किसी राज्य में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, किसी राज्य में ग्रामीण जनसंख्या कम है। और इनका गांवों का जो आकार भी है काफ़ी हद तक भिन्न है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में जो गांव बसे हुए हैं, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ के रण में एक गांव में अधिकतम 200 व्यक्ति रहते हैं। उससे कम भी व्यक्ति रहते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 200 व्यक्तियों का गांव मिलता है। बहुत छोटे छोटे गांव मिलते हैं। जबकि केरल एवं महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत बड़े गांव मिलते हैं, जिनमें 17-17 हज़ार लोग रहते हैं। तो इनकी जो आकार है उसमें भी भिन्नता है। बिहार, सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो सर्वाधिक है। केरल, महाराष्ट्र के कुछ भागों में 17,000 व्यक्ति से भी अधिक लोग रहते हैं। कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या का 68.8% लोग ग्रामीण निवास करते हैं, जबकि 31.16% लोग शहर में निवास करते हैं। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर है जो समृद्ध आर्थिक विकास, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी विशेषताओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ी है। लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण, अभी कोरोना महामारी के कारण अधिकांश जनसंख्या है वो शहरों से गाँव की ओर पलायन किया है। तो इसमें कुछ गिरावट आएगी जो आगे के दशकों में देखी जाएगी।
अभी तक तो नगरीकरण में तेजी आ रही थी। फिर आता है धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन है जो भारत है, जो विभिन्न धर्मों की जननी भी माना जाता है। अधिकांश भारत के लोगों की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति है जो धर्म पर निर्भर करती है। धर्म है जो अधिकांश लोगों के राजनीतिक सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। भारत में पाए जाने वाले धर्मों में हिंदू सबसे अधिक है 79.8, मुस्लिम है वो 14.2, फिर आता है ईसाई 2.3, सिख 1.7, बौद्ध 0.7, जैन 0.4, फिर जैन के बाद में आता है अन्य धर्म 0.7%, और धर्म ज्ञात जिनको किस धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है वो हैं 0.2% लोग। इनमें से कुछ धर्म है वो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। भारत में जो धर्म अल्पसंख्यक सूची में हैं वो 6 धर्म हैं। उनमें से आते हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म को अल्पसंख्यक माना गया है। लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि सभी राज्यों में भी ये अल्पसंख्यक है। कहीं पर ये बाहुल भी है, जैसे जम्मू कश्मीर और पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पर ये अल्पसंख्यक नहीं है। इधर को देखिए पंजाब में है जो सिख है, वो सिख बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पर सिख अल्पसंख्यक नहीं है और धर्म वहाँ अल्पसंख्या में है। ये आपकी धार्मिक कुछ विशेषताएं थी जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम भाषाई संगठन का अध्ययन करेंगे। भाषाई संगठन है जो विभिन्न भाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत एक विविध भाषाओं वाला देश है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। गियर्सन के अनुसार, गियर्सन ने भारतीय भाषाई सर्वेक्षण 1903 और 1928 के बीच में किया। उस समय 179 भाषाएं और लगभग 544 बोलियां बोली जाती थी। वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया है और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। इनमें से सर्वाधिक हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या है और लघुतम भाषा वर्ग में आते हैं संस्कृत, बोडो और मणिपुरी। मतलब सबसे ज़्यादा बोलने वाले हिंदी वाले लोग हैं और जबकि लघुतम भाषा वर्ग का मतलब है सबसे कम बोलने वाले संस्कृत, बोडो, मणिपुरी है। प्रमुख भाषाओं के बोलने वालों को भारत में 4 भाषा परिवारों में बांटा गया है। पहला है आष्ट्रिक भाषा परिवार, इसे निशा परिवार भी कहते हैं। इसमें भारत में बोलने वालों की संख्या 1.3% है। इस परिवार की भाषाओं को बोलने वाले मुख्यतः मेघालय, असम, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलते हैं। दूसरा आपका भाषा परिवार आता है द्रविड़। इसको बोलने वाले लोग हैं हमारे भारत में 20%, मतलब 1/5वां भाग भारत में द्रविड़ भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। इनमें से ये कहाँ मिलते हैं? मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में इन भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। फिर आता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार के जो लोग हैं वो 0.8% है भारत के अंतर्गत। ये मुख्यतः जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम में निवास करते हैं। चौथा अपना भाषा परिवार आता है भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा परिवार। इसकी भाषाओं को बोलने वाले सर्वाधिक प्रतिशत है इनका। ये 73% भारतीय लोग हैं जो इस भाषा परिवार की भाषाओं को बोलते हैं। इस परिवार की भाषाओं के संकेंद्रण है जो मतलब सबसे अधिक संकेंद्रण जहाँ हुआ है वो पूरे भारत में हुआ है,
लेकिन उत्तरी भारत मुख्य है, जिसमें इस भाषा परिवार की भाषाओं में मुख्यतः हिंदी को बोला जाता है। हिंदी है जो अधिकतर उत्तरी भारत में बोली जाने वाली भाषा है। तो ये भाषाई आधार पर आपका संगठन की कुछ विशेषताएं हैं जिनको आपको याद करना है। हमने भाषाई संगठन की चर्चा कर ली, अब हम करेंगे श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, मतलब श्रम करने वाले लोगों का संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आर्थिक स्तर के आधार पर श्रमजीवी जनसंख्या है उसको 3 वर्गों में बांटा है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? जो 183 दिन या 6 महीने तक काम करता है उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। सीमांत श्रमिक वह होता है जो 183 दिन से कम दिन तक काम करता है, वो सीमांत श्रमिक कहलाता है। अश्रमिक जो वर्ष भर कोई कार्य नहीं करते वो अश्रमिक कहलाते हैं। तो इस प्रकार आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक वे हैं जो 183 दिन या 6 महीने से अधिक काम करते हैं, वो मुख्य श्रमिक कहलाते हैं। और सीमांत श्रमिक 183 दिन या इससे कम दिन काम करते हैं, वो सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। और अश्रमिक जो वर्ष भर कोई कार्य नहीं करते, वो अश्रमिक कहलाते हैं। अब भारत में मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिकों को मिलाकर 39.8% लोग हैं। मतलब मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक को मिला दिया जाए तो उनका प्रतिशत आता है 39.8%। मतलब काम करने वाले लोगों की संख्या है वो 39.8% है। जबकि अश्रमिक जो कोई कार्य नहीं करते उनकी संख्या है वो कितनी है? 60.2%। तो उनकी संख्या कितनी है? 60.2%। आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, मतलब क्योंकि निर्वाह एवं लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आर्थिक विकास का जो स्तर है, निम्न स्तर पर लोगों की अधिक आवश्यकता होती है। मतलब छोटे काम करने वाले लोगों की अधिक आवश्यकता होती है, अकुशल लोगों की। वो क्या करते हैं? उनको केवल निर्वाह एवं जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काम मिलता है। फिर आता है भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन। व्यावसायिक संगठन का मतलब है प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर, यह व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत आता है। जब इनका हम अध्ययन करते हैं तो द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या क्या है? अधिक है। प्राथमिक सेक्टर में 54.6% लोग काम करते हैं, द्वितीयक सेक्टर में 3.8% कार्य करते हैं, तृतीयक सेक्टर में 41.6% लोग हैं जो काम करते हैं। इन दोनों की तुलना में इनकी अगर हम कंपैरिजन करें तो 41 और 3 44 और यहाँ 54, इन दोनों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक है, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग हैं जो कृषि कार्य को करते हैं, इसलिए अधिकतर जो प्राथमिक सेक्टर में लगे लोगों की संख्या अधिक है। देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता दर की स्थानिक भिन्नता है। मतलब श्रम की जो सहभागिता है वो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग है। जैसे हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, वहाँ पर कृषकों की संख्या अधिक है, वहाँ पर कृषक अधिक हैं। जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है, यहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक है। ये खुद भूमि के मालिक हैं, इसलिए कृषकों की संख्या यहाँ पर अधिक है। यहाँ पर काम मतलब इनके पास भूमि खुद की नहीं है, ये भूमि पर काम करते हैं, इसलिए इनको कृषि मजदूर कहते हैं। इनकी संख्या सर्वाधिक है, इसलिए ये दूसरे राज्यों की ओर काम के लिए पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं काम के लिए। इसलिए तो ये आपका जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन वाला चैप्टर है वो आज ख़त्म। इसका अभ्यास करिए और हम आगे की क्लास में अगले अध्याय 2 को पढ़ेंगे, प्रवाह।